लो मेरे प्यारो, कैसे हो सब। और आज का टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। बाय द वे आई एम रियली सॉरी कि किंगडम मोनेरा नहीं कर पाया मैं अब तक। किंगडम प्रोटिस्टा आज कवर हो जाएगा और किंगडम फंजाई भी कवर हो चुका है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं फिलहाल, हमने उन्हें 5 ग्रुप में या फिर 5 किंगडम कह सकते हो आप, उनमें डिवाइड कर रखा है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये 5 अलग अलग किंगडम्स हैं। इनमें से मैं किंगडम फंजाई कवर कर चुका हूँ, किंगडम प्रोटिस्टा आज कवर कर रहा हूँ और किंगडम मोनेरा भी जल्द आ जाएगा। प्लांटी और एनिमेलिया सब आ जाएंगे। तो क्या है कि प्रोटिस्टा सबसे पहले यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में आपको अंतर पता होगा कि यूकैरियोट्स वो सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनके पास एडवांस मतलब सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। और प्रोकैरियोट्स का मतलब, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पुराना। प्रोकैरियोट्स वो सेल्स हैं जिनके पास कोई भी इस तरह का एडवांस टाइप का सेल नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये प्रोटिस्टा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सबसे पहले सबसे एडवांस टाइप की जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल, वो आई थी। तो क्या है एवोल्यूशन, कहाँ से निकले ये? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बैक्टीरियाज आए थे इस धरती पर। सबसे पहले किंगडम मोनेरा यानी बैक्टीरियाज आए थे, उनसे ये किंगडम प्रोटिस्टा निकला। किंगडम प्रोटिस्टा एक बड़ा स्पेशल किंगडम है क्योंकि ये सबसे पहले यूकैरियोट्स हैं और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स भी हैं और फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स भी हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और फंगस भी आते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी तरह, है ना, उनके जैसे कुछ करेक्टर हैं इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें। तो बड़ा स्पेशल किंगडम बन जाता है ये, क्योंकि प्लांट्स में अगर आप जाओगे तो सिर्फ प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स में जाओगे एनिमल्स मिलेंगे। लेकिन आप अगर प्रोटिस्टा में आओगे तो प्रोटिस्टा में आपको प्लांट जैसे भी मिलेंगे, एनिमल जैसे भी मिलेंगे और फंगस जैसे भी मिलेंगे। तो द टर्म प्रोटिस्टा केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोटिस्टोज विच मीन्स फर्स्ट यूकैरियोट्स। तो इवोल्यूशन जैसे हुआ, जैसे समय बदला, एडवांस्ड होते चले गए सब ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले एडवांस सेल प्रोटिस्टा के पास आई थी। सबसे पहले ये वो पहले ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको एडवांस टाइप का सेल सबसे पहले मिला था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर फिलहाल हैं, जो अब प्रेजेंट है, वो शुरू से नहीं है कि हाँ भाई शुरू से ही शेर पैदा हो गया था। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज आप देखते हो, ऐसा नहीं है कि शुरू में थे, नहीं। सबसे पहले ज़मीन पर बहुत ही सिंपल लिविंग बींग्स थे, है ना। एक सेल से शुरुआत हुई होगी यार, ये थोड़े कि एकदम मल्टी सेलुलर हर तरह के ऑर्गन निकल गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल चीज़ आई थी, है ना, जो थे प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियाज। फिर उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले बैक्टीरियाज आए थे, बैक्टीरियाज के बाद अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स आए। और जाहिर सी बात भी है कि प्रोकैरियोट्स यानी पुराने टाइप का सेल सबसे पुराना होगा, सबसे पहले पुराना टाइप का सेल आया होगा। और जो ये प्रोकैरियोट्स थे यानी मोनेरास थे यानी बैक्टीरियाज थे, इनके पास पुराने टाइप का सेल था और नया टाइप का एडवांस टाइप का सेल सबसे पहले वो प्रोटिस्टा में ही आया था। तो अब एक सवाल आता है कि हाउ किंगडम प्रोटिस्टा इज सो स्पेशल। ये इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट कंटेंस प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। एल्गी जो हैं वो प्लांट्स नहीं होते बिल्कुल भी, प्लांट्स लाइक होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स इनमें से हैं जो प्लांट से मिलते हैं, इसलिए प्लांट्स लाइक बोला जाता है इन्हें, ना कि प्लांट्स। बिकॉज इट कंटेंस प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी, animals like organisms called protozoans and also fungus like organisms called slime molds या फिर oomacotes। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा स्पेशल हो जाता है क्योंकि ऐसा कहीं किसी भी किंगडम में नहीं है कि उस किंगडम में आपको अलग अलग तरह के इतना डाइवर्स हो। वो इतना डाइवर्स नहीं है जितना प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा से ज़्यादा डाइवर्स कोई सा भी किंगडम नहीं है ना। सबसे ज़्यादा डाइवर्स है ये, है ना। और सबसे पहले यूकैरियोट्स हैं, सबसे अच्छा सेल, सबसे अच्छा वाला सेल यानी एडवांस टाइप का सेल इनमें सबसे पहले आया था। बाद में ही हम लोगों तक वो पहुंचा, इनसे ही हमारा एवोल्यूशन हुआ। मैं आपको बताऊं एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा सा कि जो प्रोटोजोन्स हैं ना, ये हमारे रिलेटिव्स हैं, है ना। एल्गी जो है ना, वो एल्गी प्लांट्स के रिलेटिव्स हैं। और स्लाइम मोल्ड्स या फिर ओमाइकोट्स है ना, इनसे ही हमारे फंगस निकले हैं, है ना। तो लाइफ की शुरुआत धीरे धीरे हुई, ये नहीं कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एकदम आ गए, ऐसा नहीं हुआ। धीरे 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 एडवांस होते चले गए ऑर्गेनिजम्स। तो ये वाला पॉइंट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर हम किंगडम प्लांटे में जाएंगे तो सिर्फ प्लांट्स मिलेंगे, है ना। वहाँ किंगडम एनिमेलिया में जाएंगे तो सिर्फ एनिमल्स मिलेंगे, फंगस में जाएंगे तो फंगस मिलेंगे।
लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा किंगडम है जिसमें हर तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। लेकिन प्रोटिस्टा में प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई तीनों की तरह ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा इजी यानी एक्स्ट्रा ज्ञान। प्रोटिस्टा के लिए पॉलीफाइलेटिक शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है मैनी ट्राइब्स या नो सिंगल कॉमन एंसेस्टर। अब आप ही बताइए कि प्रोटोजोन्स जो एनिमल लाइक हैं और प्लांट्स लाइक हैं और जो फंगस लाइक हैं, तीनों के एंसेस्टर्स एक हो सकते हैं? नहीं। प्रोटिस्टा के अंदर 3 अलग अलग ट्राइब्स है ना, प्लांट्स लाइक, एनिमल्स लाइक और फंगस लाइक, जिनका कोई सिंगल कॉमन एंसेस्टर भी नहीं है। एल्गी का एंसेस्टर जो है वो कोई और है। अब मान लीजिए देखिए प्लांट्स है, तो प्लांट्स का जो एंसेस्टर होगा वो कोई प्लांट जैसा ही तो होगा। एनिमल का एंसेस्टर एनिमल जैसा ही तो होगा। और फंगस का एंसेस्टर, यानी कुल मिला के बात यह है कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस, इन सब का एक ही एंसेस्टर तो नहीं हो सकता, एक कॉमन एंसेस्टर इनका नहीं है, इसलिए ये पॉलीफाइलेटिक है। इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा इज पॉलीफाइलेटिक किंगडम। और एंड इट इज़ ऑल्सो मोस्ट डाइवर्स किंगडम, है ना। डाइवर्सिटी कितनी है, प्लांट्स लाइक हैं, एनिमल्स लाइक हैं और फंगस लाइक हैं, तो भाई डाइवर्स तो बहुत हो गया एक किंगडम। इसलिए क्योंकि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं इसमें, एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। प्रोटिस्टा को किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं। देखिए ये बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। किस तरह? किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन मतलब किंगडम एनिमेलियन है, किंगडम प्लांटेन है और फंजाइन है, किंगडम फंजाइन है। इनको अपने अपने किंगडम से अलग अलग फेंक दिया। यानी फंजाई ने कहा तू मेरे जैसा नहीं है, तू मेरे से बाहर निकल। एनिमल्स ने कहा तू मेरे जैसा नहीं है, प्रोटोजोन को कहा कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम यहाँ से बाहर निकलो, एक्सक्लूड हो जाओ। प्लांट्स ने इन्हें कहा एल्गी को कि एल्गी तुम बिल्कुल भी मेरे जैसे नहीं हो, तुम मेरे यहाँ से बाहर निकल जाओ, गेट आउट। और इसी वजह से किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन बोला जाता है किंगडम प्रोटिस्टा को, क्योंकि भाई सब ने अलग अलग फेंक दिया इन्हें निकाल कर, है ना। क्योंकि ये किसी के भी जैसे नहीं है लेकिन उनके जैसे भी हैं, मतलब उनके तरह हैं लेकिन वो नहीं हो सकते, इसलिए उन सब ने इन्हें बाहर फेंक दिया। और इन सब ने आके मिलकर ये प्रोटोजोन्स आए, एल्गी आए, स्लाइम मोल्ड्स आए। इन्होंने कहा भाई हम सब घर के निकाले हुए ही हैं, हम सब मिलके रह लेते हैं। इन्होंने एक किंगडम बना दिया विच इज़ योर किंगडम प्रोटिस्टा। अब टॉपिक आता है साइज ऑफ प्रोटिस्ट्स, यानी जो प्रोटिस्टा हैं इनका साइज़ किस तरह का होगा, छोटा बड़ा मतलब किस तरह का साइज़ होगा। तो दे में वेरी इन साइज ऑल्सो, भाई इतना डाइवर्स किंगडम है तो डाइवर्सिटी तो बहुत मिलेगी इसमें। तो दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक टू 60 मीटर टॉल विच इज़ योर कैल्प एल्गी। एक एल्गी है कैल्प नाम का जो 60 मीटर तक टॉल होता है। और कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्ट भी हैं। अब देखते हैं लाइफ साइकिल। इनका लाइफ साइकिल या मोड ऑफ लाइफ, रहते किस तरह हैं। तो या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, है ना। फ्री लिविंग किसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। इसका बिल्कुल अपोजिट है पैरासाइटिक, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं और ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रह कर ये अपना फूड ड्राइव करते हैं। ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते कुछ प्रोटिस्ट। सब में भी यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक सेल के बने होंगे, या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है, भाई हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब है कि सेल्स लगी होंगी लगी होंगी लगी होंगी, यानी कोई ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर, है ना। मतलब ऐसे कोई डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा ज़्यादा। बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ऑर्गन्स, वही बात है। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब है सिंपल शीट्स लाइक। सब में भी कॉलोनियल, कुछ कॉलोनियल हो सकते हैं, यानी बहुत सारे सिंगल सेल एक साथ रहेंगे कि ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कॉलोनी बना के रहने लगे। कुछ पैरासाइटिक हो सकते हैं, यानी बिल्कुल अपोजिट टू फ्री लिविंग, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रहकर अपना फूड लेंगे। सम में बी फाउंड इन रिलेशनशिप, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म क्या है, म्यूचुअलिस्ट कौन होते हैं, म्यूचुअलिज्म क्या है। म्यूचुअलिज्म इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों लिविंग बींग्स को एक दूसरे से फ़ायदा मिले। कोई भी दो अलग अलग लिविंग बींग्स आएंगे, एक साथ रहेंगे, कोई किसी को कुछ देगा और वो दूसरा उसको कुछ देगा। कॉमन सेलिज्म भी है एक, इसमें ये ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक को फ़ायदा मिलता है और दूसरे को कोई फ़ायदा और ना नुकसान, कुछ नहीं मिलता दूसरे को और एक को फ़ायदा मिलता है। तो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है हमारा लाइकन्स, इसमें एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं। एल्गी क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, फूड प्रोवाइड करता है फंगस को,
और फंगस उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी एक तरह से घर प्रोवाइड करता है एल्गी को। अब आता है लोकोमोशन, यानी मूवमेंट किस तरह होती है प्रोटिस्ट्स में। तो कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, मगर जो मोटाइल होते हैं ना, जो चल फिर सकते हैं, वो या तो सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट, फ्लैजेला कुछ धागे होते हैं पूंछ की तरह, सीलिया छोटे छोटे बहुत सारे धागे होते हैं, एट्सेट्रा यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। वो मैं आपको समझाऊंगा जब इनका क्लासिफिकेशन बताऊंगा ना मैं। तो कुछ फ्लैजेलम से लोकोमोशन करते हैं, कुछ सीलिया से करते हैं, कुछ सूडोपोडिया से करते हैं। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके से होता है इनमें रिप्रोडक्शन। भाई मैंने अब आपको शुरू में बताया था कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये किंगडम। तो सेक्सुअल भी हो सकता है इसमें मोड, और एसेक्सुअल भी हो सकता है। सिनगेमी यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और मियोसिस की शुरुआत प्रोटिस्टा से ही हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं कि मियोसिस यानी हैप्लॉइड गैमेट्स का बनना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का होना, फर्टिलाइजेशन होना, जाइगोट बनना, तो मियोसिस और फर्टिलाइजेशन जैसे प्रोसेस सबसे पहले प्रोटिस्टा में ही मिले थे। उसके बाद ही इनसे एवोल्यूशन हुआ हम लोगों का, और आज हमारे अंदर मियोसिस होती है, फर्टिलाइजेशन वगैरह सब होते हैं, सबसे पहले इनमें हुए थे। जिस तरह सबसे एडवांस टाइप का सेल इनमें सबसे पहले आया था ना, और इसी तरह मियोसिस है ना, और सिनगेमी यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सबसे पहले यहीं आया था। अब आते हैं एवोल्यूशन पे। जो प्रोटिस्ट हैं कहाँ से आए हैं और आगे चलकर कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसे बने। तो अर्थ पे फर्स्टली प्रोकैरियोट्स थे यानी बैक्टीरियाज थे, इसके बाद आए ये प्रोटिस्ट, ठीक है, और इनके बाद ही प्लांट्स बने, इनसे ही एनिमल्स बने, और इनसे ही फंगस बने। तो मैंने आपको बताया था ना प्लांट्स लाइक, तो प्लांट्स लाइक से ही प्लांट्स बने, एनिमल लाइक से ही एनिमल्स बने, और फंगस लाइक से ही फंगस बने। तो इस तरह का इवोल्यूशन है कुछ। अब आते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। सबसे पहला एक ग्रुप है प्रोटोजोआ यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। द नेम डिराइव्स फ्रॉम प्रोटो मीन्स प्राइम एंड फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल्स। तो सबसे पुराने यानी सबसे पहले एनिमल्स हैं प्रोटोजोआ। हैबिटेट क्या है इनका, जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनका हैबिटेट क्या है, दे आर मोस्टली एक्वाटिक, फ्रेश एंड मेराइन, किसी भी तरह के वाटर में आपको मिलेंगे, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिलेंगे। सेल सेल इनकी मोस्टली यूनिसेलुलर होगी, है ना, ऑल्सो कॉलोनियल एंड सिंपल मल्टीसेलुलर। तो यहाँ भी डाइवर्सिटी है, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, और यूनिसेलुलर तो मोस्टली है ही है। फिर क्या पॉइंट है, सम आर फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासाइटिक। तो कुछ फ्री लिविंग हो सकते हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट ना हो किसी भी और ऑर्गेनिज्म पे, और कुछ पैरासाइटिक हो सकते हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो। ऑल्सो म्यूचुअलिस्ट्स यानी किसी और के साथ रहकर उसको कुछ दें और उससे कुछ लें। अब आते हैं लोकोमोशन पे। तो प्रोटोजोन्स होते हैं, ये किस तरह से मूवमेंट करते हैं। जैसा कि ये एनिमल लाइक हैं, है ना, तो मूवमेंट बिल्कुल ज़रूरी है। भाई एनिमल्स की खूबी है कि वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो इनके अंदर सीलिया होता है, हेयरी स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे होते हैं चारों तरफ, फ्लैजेला होता है ना, पीछे होता है वो, और सूडोपोडिया, इसे फॉल्स फीट कहते हैं, ये भी समझाऊंगा, कि हेल्प से लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, अब है इनका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी इनमें सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल दोनों तरीके से पाया जाता है। एक बड़ा स्पेशल पॉइंट आता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस इन पर आती हैं ना, है ना, ऐसे हालात आ जाते हैं कि सह नहीं सकते उन्हें, तो क्या करते हैं कि सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं अपने चारों तरफ। मान लीजिए अगर एक बॉल है, तो एक बॉल के ऊपर एक पूरा कवर बन चुका है ना, एक स्फेरिकल वॉल बन चुकी, और जो अंदर प्रोटोजोआ होते हैं ना सारे, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। और जब अच्छे हालात आ जाते हैं यानी फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, तो जब ये एक्टिव हो जाते हैं। तो बड़ा स्पेशल पॉइंट था ये कि अनफेवरेबल कंडीशंस में ये इनएक्टिव हो सकते हैं अपने ऊपर एक वॉल की फॉर्मेशन करके, जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स के मेजर ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो ग्रुप है सबसे पहला, वो है एमीबाज। नाम तो सुना होगा एमीबाज का। दे आर यूनिसेलुलर, कंटेन वैक्यूल्स ऑफ टू टाइप्स। यूनिसेलुलर होते हैं सबसे पहली बात, तो एक सेल पे ही होते हैं ये, और इनके अंदर वैक्यूल्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप, एम्प्टी स्पेस होता है। तो दो तरह के वैक्यूल होते हैं इनके अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल और फूड। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज यूज्ड बाय प्रोटोजोन्स एज मींस ऑफ एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट आउट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये जो यूज़ होता है ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये यूज़ करते हैं अगर ज़्यादा पानी हो गया इनके शरीर के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर, तो उसे बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का यूज़ करते हैं। और अगर कोई वेस्ट हो गया
तो उस वेस्ट को भी बाहर निकालने के लिए इसी वैक्यूल का यूज़ करते हैं। पहले वो वेस्ट इस वैक्यूल में चला जाएगा और फिर बाहर आ जाएगा। फूड वैक्यूल क्या होता है? ये यूज़ करते हैं प्रोटोजोन्स इसे टेम्परेरी फूड स्टोर इन द ऑर्गेनिजम्स प्रोटोप्लाज्म अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म। जब तक ऑर्गेनिज्म को वो फूड चाहिए नहीं होगा, जब तक वो फूड वैक्यूल में रहेगा। और इस तरह से फूड वैक्यूल में टेम्परेरी तौर पर फूड स्टोर होता है। अमीबाज में बी फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक, एक दूसरे का अपोजिट भी हो सकते हैं अमीबाज। कुछ अमीबाज दूसरे के अंदर या ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ऊपर रहकर फूड डिराइव करेंगे, और कुछ फ्री लिविंग होंगे, यानी कोई डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होगा। लिविंग बॉडी के अंदर रहकर डिजीज कॉज करना, है ना, पैरासाइटिक का ये मतलब है। एग्जाम्पल है एंटामोबिया स्टोलाइटिका, ये पेट के अंदर जाकर अमीबिक डाइसेंट्री करते हैं। ठीक है, ये एक अमीबा का नाम हो गया और ये उसके करी हुई डिजीज हो गई। तो अमीबाज रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एज वेल एज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है एक अमीबा होगा, ठीक है, न्यूक्लियस दो हो जाएंगे, फिर साइटोप्लाज्म भी दो हो जाएंगे, यानी दो बन जाएंगे। मल्टीपल फिजन क्या होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे पहले, और सबके पास अपना अपना साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा, यानी एक का दो में टूटना उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, और एक का मल्टीपल अमीबाज में टूटना उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो सूडोपोडियाज यानी फॉल्स फीट हेल्प इन लोकोमोशन। तो क्या करते हैं, कहीं से भी अपना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल देंगे और उसकी मदद से ही आगे 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 मूव करते जाएंगे। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का दूसरा ग्रुप है जू फ्लैजिलेट्स। जू का मतलब है एनिमल्स और फ्लैजिला का मतलब है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो कंडेंस फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट में मदद करता है। मे भी पैरासाइटिक, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऊपर रहकर अपना फूड लेना, और म्यूचुअलिस्ट यानी किसी के साथ रहना। एग्जाम्पल ट्राइपेनसोमा, ये एक जू फ्लैजिलेट है जो पैरासाइटिक है, विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, यानी बार बार नींद आती है इस बीमारी में, और ये साई फ्लाई के पेट में रहता है। एंड ट्राइकोनिम्फा इज म्यूचुअलिस्ट जू फ्लैजिलेट, ये दीमक के साथ रहता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। जो दीमक होता है ना, उसके पेट में रहता है ये, है ना, ये रहा टर्माइट, दीमक है, इसके पेट में रहता है ट्राइकोनिम्फा। क्या होता है, क्योंकि लकड़ी में प्रेजेंट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता टर्माइट, उसके लिए बड़ा मुश्किल है उसे डाइजेस्ट करना। तो ट्राइकोनिम्फा क्या करता है, सेलुलोज नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है जो मदद करता है टर्माइट की सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, और टर्माइट की हेल्प करता है वो इन डाइजेशन, और बदले में टर्माइट उसे फूड दे देता है। तो वही हो गया ना म्यूचुअलिज्म, एक को फ़ायदा मिल रहा है, दूसरे को फ़ायदा मिल रहा है एक साथ रहने से। तो इस तरह से ये जो है इसके पेट के अंदर भी रहता है। अब एक जू फ्लैजिलेट के बारे में बताऊंगा जिसको बोलते हैं क्वानोफ्लैजिलेट्स। ये जू फ्लैजिलेट्स होते हैं बिल्कुल, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, यानी आज के जो एनिमल्स हैं वो यहीं से आए हैं, यही हमारे दादा परदादा 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 हैं। ठीक है, इसमें हमें बहुत सारे अलग अलग सेल्स मिलते हैं, ये रहे अलग अलग सेल्स, ऑरेंज ग्रीन वाले हैं ना, और एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं वो सेल्स, और सबके पास अपने अपना फ्लैजिला होता है, और नीचे सब मिलकर एक किसी चीज़ से अटैच्ड होते हैं। मान लीजिए यहाँ एक पत्थर है, तो एक पत्थर से अटैच्ड है ये। फ्लैजिला के आसपास कॉलर सेल्स भी होते हैं। कॉलर सेल्स क्या होता है कि जिस तरह कॉलर होता है ना, कॉलर, तो इस तरह से सेल्स होंगे चारों तरफ, है ना। आप देख लीजिए, आप जिस तरह ये ग्रीन ग्रीन मैंने कर रखा है ना थोड़ा सा दिखाने के लिए, कॉलर सेल्स, तो इधर कॉलर सेल्स हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्पॉन्ज के साथ मिलता है, विच इज़ ट्रू एनिमल। ये हमें सबसे अच्छा पॉइंट मिला इसमें। हमारा जो ट्रू एनिमल है स्पॉन्ज, उसके साथ ये बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो स्पॉन्ज की बॉडी में क्या होता है, दो लेयर्स होते हैं। मान लीजिए ये एक स्पॉन्ज की बॉडी है ना, एक लेयर तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई। इन दोनों लेयर्स के बीच में कॉलर वाली सेल्स होती हैं, बिल्कुल यही सेम सेल्स होती हैं, बिल्कुल यही, और लाइक कॉनोफ्लैजिलेट्स, और जैसे कि ये दोनों सिमिलर हैं तो इन सेल्स को हम कॉनोसाइट्स बोलते हैं। अब कॉनोफ्लैजिलेट्स के पास ऐसी सेल्स होती हैं, तो कॉनोसाइट्स, साइट्स का मतलब सेल, क्वानो के जैसी सेल्स, कॉनोफ्लैजिलेट्स जैसी सेल्स को हम कॉनोसाइट्स बोलते हैं, जाहिर सी बात है। एंड दैट इज़ वाई कॉनोफ्लैजिलेट्स आर कंसिडर्ड टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, यानी हमारे दादा परदादा के परदादा 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 दादा दादा यही हैं हमारे आज के जो एनिमल्स हैं वो यहीं से निकले हैं। प्रोटोजोन्स का तीसरा ग्रुप आता है सीलिएट्स, यानी ये वो प्रोटोजोन्स हैं जो सीलिया की मदद से, अब आप देख सकते हैं हेरी लाइक स्ट्रक्चर्स पिंक कलर में मैंने आपको शो किया है, इनकी मदद से ये मूव करते हैं। दे पजेस सीलिया विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करते हैं सीलिया।
सबसे मज़ेदार पॉइंट क्या है कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सिलिएट्स की बॉडी में। तो सबसे मशहूर सिलिएट का नाम बताऊं, विच इज़ पैरामीशियम। पैरामीशियम सबसे मशहूर सिलिएट है। तो इनके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ना। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इस बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है। तो हमारा छोटा वाला न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज लेने देने में काम आता है, और मैक्रोन्यूक्लियस जो है हमारा बड़ा वाला न्यूक्लियस वो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को संभालता है। फिर आते हैं हमारे फोरामिनीफेरा और एक्टिनोपोड्स। तो ये दो हैं, इन दोनों की बॉडी के ऊपर शेल होती है ना, ईदर मेड अप ऑफ सिलिका या फिर कैल्शियम। सिलिका की जो शेल होती है वो एक्टिनोपोड्स के ऊपर होती है, और कैल्शियम की जो शेल होती है वो इनके पास होती है, फोरामिनीफेरा के पास। तो क्या होता है कि ओशन के डीप में बड़े बड़े माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, वो इनके डिपॉजिट होने से बनते हैं, है ना, जिसको हम एक साथ लाइमस्टोन भी कह देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के जैसे बने हैं ये। तो जो ये जिस तरह डिपॉजिट हो गया, अंदर अंदर डिपॉजिट होता गया ओशन के डीप में, तो बहुत सारा एक साथ हो जाता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम एक साथ लाइमस्टोन बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे एपिक कॉम्प्लेक्सन, जिन्हें हम स्पोरोजोन भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर पैरासाइटिक। ज़्यादातर इसके जो मेंबर्स हैं वो पैरासाइटिक हैं। इन्हें एपिक कॉम्प्लेक्सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, तब एक ऐसी स्टेज आती है जब इनके टिप पर, इनके सेल्स की टिप पर ऑर्गेनेज का कॉम्प्लेक्स बनता है, और उस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से इन्हें एपिक कॉम्प्लेक्सन बोलते हैं। तो जब ये अपनी नंबरिंग इंक्रीज कर रहे होते हैं तो ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी स्पोर्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर जस्ट अ टाइप ऑफ बॉडी, है ना, ये यूनिट विच कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। स्पोर्स आर जनरली इन एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी हैप्लॉइड होते हैं स्पोर्स, लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काबिल होते हैं। दे कंटेन हाफ इंफॉर्मेशन, यानी आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर 46 डाइप्लॉइड है तो 23 होंगे इनमें। अब देखते हैं स्पोरोजोन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो हैबिटेट क्या है इनका? दे आर मोस्टली पैरासाइटिक ऑफ एनिमल्स, है ना, एनिमल्स के ऊपर ऊपर नहीं बल्कि अंदर रहते हैं। एंड पैथोजेनिक ऑल्सो, डिजीज कॉज करते हैं। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है इनमें, यानी चलते फिरते किस तरह हैं? तो केपेबल ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट, खिसक खिसक के मूवमेंट करने के कैपेबल हैं ड्यूरिंग फ्यू स्टेजेस ऑफ लाइफ। दे डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गन। कोई चलने फिरने वाला ऑर्गन इनके पास नहीं है, बस ग्लाइडिंग मूवमेंट यानी खिसक खिसक के मूवमेंट कर सकते हैं, वो भी कुछ पार्ट में लाइफ साइकिल के। अब देखते हैं लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन। इन्हें लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। बेस्ट एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम विच इज़ मलेरियल पैरासाइट। और इसकी लाइफ साइकिल भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह ये मलेरिया कॉज करता है, यानी किस तरह रिप्रोड्यूस करता है, किस तरह इधर से उधर से इधर होता है। इसे क्या होता है, दो होस्ट चाहिए रहते हैं, एक ह्यूमन और दूसरा मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो और ह्यूमन, दो इसे चाहिए होते हैं ऑर्गेनिजम्स, और उन दोनों में ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो इस फिगर को देख पा रहे हैं आप? इस फिगर में जो इधर से लेकर और इधर तक ये जो पार्ट कंप्लीट होता है इसके लाइफ साइकिल, वो ह्यूमंस में होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो लाइफ साइकिल का पार्ट है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में कंप्लीट होता है। आप क्या कर सकते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाद में जब मैं आपको लाइफ साइकिल कराने वाला हूँ ना, स्टेप वाइज मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि किस किस तरह क्या होता है। स्टेप 1 से शुरू करूँगा, स्टेप 1 से लेकर 10 तक आऊँगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद जो है अब मैं आपको समझा दूंगा जब, उसके बाद आप इसे देख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि किस किस तरह इनकी लाइफ साइकिल चलती होगी। तो ये जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम, इसकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेस आते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये फेज़ जो है एक ह्यूमंस में पूरा होगा और दूसरा मॉस्किटो में, फीमेल एनाफिलीज में। तो एसेक्सुअल फेज इन ह्यूमंस, ठीक है, एक फेज़ वो एसेक्सुअल है जो ह्यूमंस में पूरा होगा, और सेक्सुअल फेज जो होगा इनकी लाइफ साइकिल का वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में होगा। स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले ले लीजिए आप, एक मच्छर है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, और इसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम का पैरासाइट प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये ब्लड सक करने के लिए किसी ह्यूमन को काटता है तो इसके स्लेवरी ग्लैंड में जो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में वो प्लाज्मोडियम इसके स्लेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होगा, ठीक है।
और वो एक्चुअली में स्पोर्स के होते हैं, ठीक है। स्पोर्स वो इंडिपेंडेंट यूनिट बॉडी हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जिनमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं वो। स्टेप 2 में अब क्या होगा भाई, अब क्या हुआ, मच्छर ने तो काट लिया, ठीक है। उसके सलाइवरी ग्लैंड में जो प्लाज्मोडियम इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट था, अब वो ब्लड के अंदर चला गया। तो अब वो जो स्पोरोजोइट होगा वो डायरेक्टली ब्लड को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो ब्लड से ट्रैवल करके लीवर में चले जाते हैं और हेपेटोसाइट्स यानी लीवर की सेल्स में एंटर हो जाते हैं और वहाँ अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपनी शेप चेंज करके बाहर निकलते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है, शेप चेंज हो जाती है इनकी, और जब ये निकलते हैं तो इन्हें मिरोजोइड्स बोलते हैं, मिरोजोइड्स, ठीक है। मिरोजोइड्स जो होते हैं इनकी टिप पर, है ना, कहीं पर भी, मतलब कॉर्नर पर, टिप पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिज होते हैं जो इंजाइम की सिक्रेशन में मदद करते हैं, ठीक है। मिरोजोइड्स एबल होते हैं आरबीसीज को इन्फेक्ट करने में। हमने कहा था ना वो डायरेक्ट ब्लड को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, अब कर सकते हैं। मिरोजोइड्स बनने के बाद अब ये डायरेक्ट आरबीसीज को इन्फेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4 में अब क्या होगा, अब मिरोजोइड्स अपनी टिप अटैच करते हैं आरबीसीज में, ठीक है। टिप से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और इजीली आरबीसी में एंटर हो जाते हैं। आरबीसी के अब अंदर चले गए, अब डायरेक्ट इन्फेक्ट करेंगे आरबीसी को, और वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये अपनी आरबीसीज में, जिसकी वजह से कभी कभी आरबीसी बस्ट भी हो जाते हैं। और मैं बताऊंगा आपको, ज़्यादा आरबीसी अगर बस्ट हो जाता है ना तो डेथ हो सकती है, ठीक है। और इसी के साथ ह्यूमंस में मलेरियल सिम्टम्स, जैसे ही ये आरबीसीज को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं ना मिरोजोइड्स, जभी से ही हमारे अंदर मलेरियल सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। एक आरबीसी के बस्ट होने के बाद दूसरी आरबीसी में घुस जाते हैं। अब मान लीजिए 5 मिरोजोइड्स थे, इन्होंने मिलकर एक आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिया। अब जब वो बस्ट हो जाएगी तो दूसरी आरबीसी में घुस जाएंगे, इस तरह करते हैं ये। अब क्या होता है स्टेप 5 में, कुछ मिरोजोइड्स तो आरबीसीज को इन्फेक्ट करने में लगे रहते हैं और कुछ मिरोजोइड्स गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं 5वें स्टेप में, ठीक है। और ये जो गैमेटोसाइट्स बनता है इससे गैमेट बनते हैं, ठीक है। और ये जो है गैमेटोसाइट्स, ये वाली सेल, ये हमारी बॉडी में कुछ नहीं कर सकती, इसे अगेन एक मच्छर रिक्वायर्ड है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। अब क्या होता है कि अब एक मच्छर आता है, ठीक है, हमें काटने के लिए, फीमेल एनोफ्लीज, जो ब्लड को सक करता है, ठीक है, हमारा ब्लड चूस लेता है, जिसमें गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब गैमेटोसाइट्स बन चुके थे हमारी बॉडी में, वो कुछ नहीं कर सकते, अब उन्हें एक मच्छर चाहिए था, अब वो मच्छर के बॉडी में जा चुके हैं। अब स्टेप 6 में क्या होता है, अब उसके गट के अंदर, मच्छर के गट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो गैमेट बन चुके थे ना गैमेटोसाइट से, गैमेटोसाइट से मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेल गैमेटोसाइट इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल टाइप का गैमेट होता है, आप पीछे डायग्राम में देख सकते हैं, वैसे आपने देखा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने कहा था, आप देख लेना। सिलेंड्रिकल टाइप गैमेट प्रोड्यूस करता है और मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। स्टेप 7 में क्या होगा, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इज इक्वल टू डाइप्लॉइड, आधे आधे क्रोमोसोम्स थे मिलकर डाइप्लॉइड सेल बना लेंगे, एक डाइप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। और अब जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस में क्या होगा, अब वो हैप्लॉइड बन जाएंगे फिर दोबारा। स्टेप 8 में क्या होगा, मियोसिस के बाद जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है ऊकाइनेट्स में। ऊकाइनेट एक मूविंग जाइगोट को कह सकते हैं आप, ठीक है, जो ग्लाइडिंग मूवमेंट यानी खिसक खिसक के मूवमेंट करने के लिए एबल है। स्टेप 9 में क्या होगा, ऊकाइनेट्स के ऊपर सिस्ट यानी एक दीवार मान सकते हो आप, लेयर बनना शुरू हो जाती है और ऊकाइनेट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स ये वही थे जिससे हमारी लाइफ साइकिल शुरू हुई थी, ठीक है, स्पोरोजोइट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये स्पोरोजोइट्स दोबारा एक मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट हो जाएंगे और दोबारा किसी ह्यूमन के अंदर जाएंगे अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने में। स्टेप 10 में वही होता है, अब एट द एंड वो सिस्ट बस्ट होती है, ठीक है, और स्पोरोजोइट्स रिलीज होकर फीमेल एनोफ्लीज के सलाइवरी ग्लैंड में जाकर बैठ जाते हैं फॉर रिकंटिन्यूएशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अब वो दोबारा किसी ह्यूमन के अंदर जाएंगे, ठीक है, और फिर दोबारा किसी एनोफ्लीज के अंदर आएंगे और इस तरह इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हमने कंप्लीट कर लिया, उसे कवर कर लिया। अब आते हैं हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पे, यानी जो प्लांट्स की तरह दिखते हैं या फिर उनके जैसे कैरेक्टर रखते हैं। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। एल्गी, एल्गी बोलते हैं हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को, ठीक है, बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक एंड कंटेन सेल वॉल, है ना भाई। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स भी होते हैं, एल्गी भी हैं, सेल वॉल उनके पास भी होती है, इनके पास भी है, इसलिए इन्हें हम प्लांट्स लाइक बोल देते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं है ये। एल्गी में भी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस। अब देखिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान दूं, मल्टी सेलुलर ही होता है प्लांट्स, ना तो कोई प्लांट यूनिसेलुलर होता और ना ही फिलामेंटस। फिलामेंटस ऐसा होता है कि चेन की तरह जुड़ गए एक दूसरे से, ठीक है।
मल्टी सेलुलर होता है सिर्फ प्लांट। तो ये जो एल्गी होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये प्लांट्स हैं, ठीक है। इनकी थैलस बॉडी होती है, इस तरह नहीं है। इस तरह हम आजकल के प्लांट्स देखते हैं, है ना, बड़े बड़े पेड़, उनमें हमें रूट्स अलग दिखती हैं, स्टेम्स, लीव्स दिखती हैं। इनकी थैलस बॉडी होती है। कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए बी एंड सी। 3 तरह के क्लोरोफिल ए बी सी उनके पास होते हैं। कैरोटेनॉइड्स होते हैं इनके पास, ये भी एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। जाइंदोफिल एंड फाइकोरिथ्रिन। एल्गी में और प्लांट्स में क्या अंतर है? तो एक अंतर है, because they do not have multicellular sex organs as plants have and hence no embryo is seen। यही एक अंतर है एल्गी में और प्लांट्स में। मतलब एक बेसिक अंतर जो कह सकते हो आप ये है कि एल्गी में जो होता है वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, है ना, जो प्लांट्स में दिखते हैं, है ना, प्लांट्स में होते हैं। अब आते हैं हमारे एल्गी के ग्रुप्स। मेजर ग्रुप्स ऑफ एल्गी। एल्गी के सब ग्रुप्स पढ़ते हैं अब हम। तो पहला आता है यूक्लिनोइड्स। ये यूक्लिनोइड्स क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं, ठीक है। देयर बॉडी इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेंटेन्स इट्स बॉडी शेप, है ना। ये ऑरेंज में देख सकते हैं आप, ये पेलिकल है ना। और इसकी शेप देने के लिए, मेंटेन करने के लिए इसकी शेप को ये मदद करती है, ये वाली लेयर प्रोटीन की बनी होती है जो। एक बड़ा स्पेशल पॉइंट है कि रात में ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। रात में लाइट नहीं होती ना, सनलाइट, तो अपना खाना नहीं बना सकते। दिन में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दिन में खाना बना लेते हैं, ठीक है। बड़ा स्पेशल पॉइंट है यूक्लिनोइड्स के बारे में कि रात को तो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और दिन में ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दूसरे नंबर के हमारे एल्गी आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये क्या है? दे आर यूनिसेलुलर एल्गी। इनके बॉडी के ऊपर प्लेट्स लगे होते हैं, है ना। इस तरह हमारी अर्थ की क्रस्ट है ना, टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई, इस तरह से इनकी बॉडी प्लेट से बनी हुई है, ठीक है। प्लेट्स लगी होती हैं मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की प्लेट होती हैं इनकी बॉडी के ऊपर। ये मैंने ग्रीन से दिखा दी ना आपको, ये ग्रीन वाली, ये प्लेट्स हैं अलग अलग। एल्गी इज मोस्टली फाउंड इन मैराइन एनवायरनमेंट। ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर लिखना चाहिए था। वैसे जो जितने भी एल्गी होते हैं ये मोस्टली मैराइन एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। अब ये जो है डाइनोफ्लैजेलेट, ये कॉमनली फाउंड इन ओशियंस एंड आर सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, ठीक है। ये कॉमनली मिलते हैं ओशियन में और दूसरे नंबर के मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूसर हैं, यानी खाना बनाने वाले हैं। और ये मतलब खाना ऑटोट्रॉफिक है ना, तो खाना बना देते हैं। पहले नंबर पे हमारे आएंगे अगले ग्रुप वाले, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे हैं जो सबसे ज़्यादा खाना बनाते हैं ओशियंस में, और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे जो एल्गी आते हैं वो हैं डायटम्स। ये बड़े खूबसूरत एल्गी होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एल्गी। ये बड़े खूबसूरत होते हैं, देख लीजिए आप फिगर में। देयर बॉडी कंसिस्ट 2 हाफ्स लाइक अ सोप बॉक्स। इस तरह सोप बॉक्स देख रहे हैं आप, है ना। एक तो हाफ ये हो गया इसका, दूसरा हाफ इसके ऊपर वाला हो गया। तो इस तरह से इनकी बॉडी जो है 2 हाफ्स में होती है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। सबसे ज़्यादा खाना बनाते हैं ये, मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ क्रिएटिंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ग्लूकोज फ्रॉम गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब एक तरह से खाना बनाने वाले को ही प्रोड्यूसर बोलते हैं। चौथे नंबर के हमारे एल्गी हैं वो है ब्राउन एल्गी। ब्राउन का मतलब इनका कलर ब्राउन होता है। जैसे कि सब एल्गी के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जाइंथोफिल, फाइकोरिथ्रिन वगैरह। तो उन्हीं पिगमेंट्स की वजह से इनके पास अपना अपना कलर आ जाता है ना। जिस पिगमेंट का जो कलर होगा उसी एल्गी के पास वही कलर आ जाएगा, सिंपल बात है। तो इनके पास ब्राउन कलर होता है। दे आर मल्टी सेलुलर एल्गी। बहुत बड़े साइज़ के हो सकते हैं ये, ठीक है। इन डीप ओशन लगता है कोई घना जंगल है। जब आप इन्हें देखोगे अगर डीप ओशन में, तो लगेगा कि बहुत घना सा जंगल है, लेकिन वो एक ब्राउन एल्गी होगा। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड अंडर वाटर फॉरेस्ट। अंडर वाटर फॉरेस्ट बोलते हैं हम इन्हें। एग्जाम्पल है इसका कैल्प, विच इज़ 60 to 75 मीटर लॉन्ग। देख लीजिए आप, कैल्प ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है कैल्प का, है ना, जो 60 to 75 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसके जो ये होता है ना बीच वाला स्टेम लाइक, इसे स्टाइप बोलते हैं। ब्लेड्स बोलते हैं पत्ते जैसे स्ट्रक्चर्स को, और रूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बसल होल्ड फास्ट, ठीक है। अब आते हैं हमारे रेड एल्गी। दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर एल्गी। ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा होता है। देयर लेंथ में भी अराउंड 1 मीटर, 1 मीटर के करीब होते हैं ग्रो। बॉडी इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट्स, है ना। बड़ा सिंपल सा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका। लीव्स, रूट्स, स्टेम्स तो हो ही नहीं सकते, उनके जैसे स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते इनके पास। बड़ा सिंपल इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। रेड एल्गी इज द ओनली एल्गी विच डो नॉट कंटेन फ्लैजेलेटेड सेल्स। यानी इनके पास ऐसी सेल्स नहीं होती जिनके पास फ्लैजेला हो, ठीक है। ऊपर जितने भी आपने एल्गी देखे, सबके पास एक चीज़ कॉमन थी कि
फ्लैजेला का होना, सेल्स में फ्लैजेला का होना, ठीक है, इनके पास फ्लैजेला नहीं होता। अब आते हैं हमारे ग्रीन एल्गी। ये क्या हैं? दे आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ नाउडेज प्लांट्स, दे आर एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स। ये आज के जो प्लांट्स आप देख रहे हो ना, ये उनके रिलेटिव्स हैं, और वो भी क्लोज वाले, क्लोज रिलेटिव्स हैं ये आजकल के प्लांट्स के, ठीक है। आजकल के जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन एल्गी से ही निकले हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन एल्गी हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल इज क्लोरेला। मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है अल्वा, ठीक है। फिलामेंटस का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, ठीक है। ये फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है, इस तरह से करके होते हैं। कॉलोनियल क्लाइडोमोनास, ये मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, मतलब एक जगह ही, एक जगह रहते हैं बहुत सारे एल्गी, बहुत सारे क्लाइडोमोनास। अब आते हैं हमारे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स। मैंने आपको बताया था कि प्लांट लाइक भी हो सकते हैं, एनिमल लाइक भी हो सकते हैं, और फंजाई लाइक भी हो सकते हैं। तो प्लांट लाइक और एनिमल लाइक हम पढ़ चुके हैं, अब बारी है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनके दो ग्रुप्स हैं। एक तो स्लाइम मोल्ड जिसे हम बोलते हैं माइक्सोमाइकोटा, और वाटर मोल्ड जिसे हम बोलते हैं ओमाइकोटा। सबसे पहले देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स को। ये स्लाइम ही होता है, स्लाइम की तरह होता है, ठीक है, इसलिए इनका नाम स्लाइम मोल्ड्स पड़ा, और कीचड़ या डेड डिकेइंग मैटर पर दिखते हैं, ठीक है, वहीं से अपना फूड लेते हैं। मॉइस्ट एनवायरनमेंट इनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, येलो कलर में आपको मिलते हैं ये, ठीक है। अब क्या है फैक्ट इनके बारे में, फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो हमने पढ़ा था जो मलेरिया करता है। अब ये स्लाइम मोल्ड किस तरह प्लाज्मोडियम हो सकते हैं? तो क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, मैं आपको बताता हूँ। हेयर प्लाज्मोडियम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड मास। हमने पढ़ा था ना कि वहाँ सिस्ट बन जाता है, वो सिस्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ही वहाँ प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में कुछ ऐसा बनता है ना, जो इनकी फीडिंग स्टेज में ऐसा होता है, और वहाँ भी ऐसा होता है, तो इस वजह से हमने इन्हें प्लाज्मोडियम बोल दिया। जो यहाँ प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं ना, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड मास को बोल रहे हैं, ठीक है। हमने ओरिजिनल प्लाज्मोडियम जो पढ़ा था, वो मच्छर की बॉडी वाला, वो अपनी लाइफ साइकिल में एक स्टेज में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म या मास बनाता है, ठीक है। और इसी की नकल करते हुए, ठीक है, वो जैसा कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, लास्ट में आकर स्टेप नंबर कुछ 8-9 के करीब में, ठीक है, मैंने आपको बताया था। क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स एज वेल एज प्लाज्मोडियम में मल्टी न्यूक्लिएटेड मास होता है, हम स्लाइम मोल्ड्स को प्लाज्मोडियम का नाम दे देते हैं। हालांकि ये मतलब कंफ्यूजिंग लगता है थोड़ा सा, वैसे इसका नाम जो है वो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड होता तो बेहतर होता, तो कन्फ्यूजन भी ना होता, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर की वजह से हम इन्हें भी प्लाज्मोडियम का नाम दे देते हैं, इनकी फीडिंग स्टेज को, ठीक है। अब हम इनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि वो कौन सी स्टेज है जिस स्टेज में हम इन्हें प्लाज्मोडियम बोलते हैं। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। स्टेप 1 हम ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं एक सेल से जो डाइप्लॉइड होगा, है ना, जिसमें पूरे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब डाइप्लॉइड सेल होगा वो। मान लीजिए वो सेल एक स्लाइम मोल्ड है। अब स्टेप 2 में देखेंगे क्या होगा। अब आता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या हुआ था, हमने एक सेल ले लिया था डाइप्लॉइड। अब ये सेल अपने आप को ग्रो करेगा जब प्रॉपर्ली फूड मिल रहा होगा डेड या डिकेइंग मैटर से, ठीक है। ये स्टेज वो है जिसमें ये फूड लेता हुआ अपनी बॉडी का साइज बढ़ाते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि वो जो सेल था वो अपने आप को बहुत बड़ा कर लेता है, मतलब ग्रो हो जाता है वो, और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मास बना लेता है वो सेल, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। हमने इसे प्लाज्मोडियम इसीलिए बोला क्योंकि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मास आ जाता है, और इसीलिए हमने इसमें भी आ जाता है, इसलिए हमने इसे प्लाज्मोडियम बोल दिया। यही वजह है बस। इसका डायमीटर एक स्टेज में 1 फीट तक चला जाता है। ये जो प्लाज्मोडियम बनता है ना इसमें, इसका डायमीटर 1 फीट तक भी चला जाता है। अब स्टेप 3 में क्या होता है, अब आती है अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, यानी कुछ ऐसे हालात जो मतलब इसके लिए अच्छे ना हो, और अब ये फंगस की तरह बिहेव करेगा, फंगस की तरह स्पोर्स बनाएगा, ठीक है, और उस मास के ऊपर स्पोरेंजियम बन जाएगा जिसके अंदर स्पोर्स भी होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि वो स्पोर्स सबसे पहले तो डाइप्लॉइड ही होंगे, उसके बाद उनमें मियोसिस हो जाएगा, यानी एक डिवीज़न हो जाएगा, एक ऐसा डिवीज़न होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, फिर उनमें मियोसिस होगा और स्पोर्स हैप्लॉइड हो जाएंगे। ये जो स्पोर्स गिर गए थे ये अपना आपको जर्मिनेट कर या तो अमीबा लाइक सेल्स बनाएंगे या फिर बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स बनाएंगे। अब दो ऑप्शन है इनके पास, दोनों तरह के सेल्स भी हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। जैसा कि ये हैप्लॉइड थे तो हैप्लॉइड का बच्चा हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है, हैप्लॉइड से जो सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड ही होंगे। अब आता है हमारा स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या होगा, अब कंसिडर दीज सेल्स एज गैमेट्स, ठीक है। ये जो हमारे अमीबा लाइक बने थे और बाइफ्लैजेलेटेड बने थे, ये रहे देखो, अमीबा लाइक बाइफ्लैजेलेटेड। अब इन्हें आप गैमेट समझिए, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, वही फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा,
जो एक डाइप्लॉइड सेल होगा, है ना, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इज इक्वल टू डाइप्लॉइड, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इज इक्वल टू डाइप्लॉइड। बाइफ्लैजेलेटेड और अमीबा लाइक दोनों फ्यूज़न करेंगे, ठीक है, इन्होंने भी फ्यूज़न किया और इन्होंने भी फ्यूज़न किया। स्टेप 6 में क्या होगा, अब हम पहुंच चुके हैं स्टेप 1 पे। मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हमने एक सेल लिया था जो डाइप्लॉइड था, ठीक है, उसने फीड किया, खाना वाना खाया, ठीक है, और वो बड़ा हो चुका, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ना, बड़ा हो गया देखो, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुके, ठीक है। अब क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई और इसने स्पोरेंजियम बनाकर स्पोर्स बना लिए जो हैप्लॉइड थे। अब वो हैप्लॉइड स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में गिर गए और अब वो एमिबोलाइक सेल्स बना लिया या तो उन्होंने, या फिर बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स बना लिए, ठीक है। अब इन दोनों सेल्स का फ्यूज़न हो गया, ठीक है, इन दोनों ने भी फ्यूज़न कर लिया, इन दोनों ने फ्यूज़न कर लिया, और कुल मिला के वही हमारे पास एक डाइप्लॉइड सेल आ चुका। ये हमने देखा स्लाइम मोल्ड्स का लाइफ साइकिल। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्लाइम मोल्ड में ना तो हाइफा है ना, जो मेन चीज़ है एक फंगस की, उसमें नहीं है, ठीक है, और ना ही सेल वॉल, है ना, काइटिन की सेल वॉल होती है फंगस में। तो फंगस में ये दो चीज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स में नहीं है। वाटर मोल्ड्स में है। वाटर मोल्ड्स को आप कह सकते हो कि आजकल के जो फंगस हैं वो वाटर मोल्ड से निकले हैं, वाटर मोल्ड्स पढ़ते हैं अब हम। ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का दूसरा ग्रुप है, ऑल्सो कॉल्ड oomaicota, ठीक है। oomaicota इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊ स्पोर बनता है इनमें, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनके पास भी फंगस की तरह सेल वॉल होती है, हालांकि वो बात अलग है कि उनके पास काइटिन की होती है, लेकिन इनके पास हाइफा भी होता है और सेलुलोज भी होती है। तो ये वाले जो फंगस हैं हमारे आज वाले, वो इनसे निकले हैं। दे हैव एसेप्टेड हाइफा, नो क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट। आपने मेरी फंगस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बड़ा क्लियर हो चुका होगा। हाइफा वो होता है एक फंगस की बॉडी का एक टुकड़े को आप ले लो, उसे हाइफा बोल दोगे, ठीक है, और अगर उसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगी तो आप सेप्टेड बोलोगे, और नहीं होंगी तो एसेप्टेड बोलोगे, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड टू बी द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ नाउडेज फंजाई। मैंने आपको बता चुका है, दे आर पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। वाटर मोल्ड्स जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। ये प्लांट्स के ऊपर या अंदर रहकर फूड लेते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। अब मैं थोड़ा दूंगा आपको एक्स्ट्रा ज्ञान, है ना, कि 1860 के अराउंड में क्या हुआ था। अब आता है ईजी यानी एक्स्ट्रा ज्ञान। 19th सेंचुरी में इन्होंने वाटर मोल्ड्स ने बहुत बड़ा कहर मचाया था, लाखों लोगों की जान इनकी वजह से गई थी। फाइटोथोरा इन्फेस्टान ये एक वाटर मोल्ड का नाम है, जो एक वाटर मोल्ड है। इसने आयरिश पोटैटोस में डिजीज़ कॉज की थी और लोगों का स्टेपल डाइट था वो, मतलब लोगों के पास खाने के लिए सिर्फ आलू थे, और आलू में इन्होंने इतनी डिजीज़ कर दी थी जिसकी वजह से लोग भूखे भी मर गए थे, है ना, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, है ना। और लोगों का स्टेपल डाइट था पोटैटो, मैंने आपको बताया, और इसी वजह से लाखों लोगों की जान भी गई थी, मिलियंस ऑफ पीपल मर गए थे। तो अब देखते हैं इनकी लाइफ साइकिल को, लाइफ साइकिल ऑफ वाटर मोल्ड्स। तो सेक्सुअल तरीके से किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअल तरीके से किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं हम देखते हैं। सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है इनमें। एसेक्सुअल किस तरह से होता है, हाइफा लाइक स्ट्रक्चर तो होता ही है इनके पास, है ना, इनके ऊपर स्पोर्स बन जाते हैं और स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, हर स्पोर एक नया वाटर मोल्ड बना लेता है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हाइफा लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर मेल और फीमेल गैमेट भी होते हैं, देख लीजिए आप, इस तरह ये एक हाई फैला स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है, ठीक है। फीमेल गैमेट कॉल्ड ooganium, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइकोट बनता है इनमें। फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइकोट बनता है ना, जिसकी वॉल्स जो है वो मोटी होती हैं, है ना, बड़ी मोटी मोटी वॉल, थिक वॉल्स होती हैं उसकी, जिन्हें हम ओ स्पोर बोलते हैं। और ओ स्पोर की वजह से ही, ठीक है, इनका नाम हमने oomaicota रखा। ओ स्पोर जर्मिनेट करेगा और नया वाटर मोल्ड बना लेगा। और यहीं पे हमारा इसके लाइफ साइकिल के साथ हमारा चैप्टर अब फिनिश हो जाता है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बी सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।